प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था रोकड़ प्रवाह। उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें किसको शामिल किया जाता है, किस प्रकार का उसका प्रारूप है। अब जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी दूसरी जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की जो बात करें हम तो ये है, देखो इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, थोड़ा सा गौर से देखना है आपको कि दूसरी हमारी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वैसे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिंग एक संपत्ति द्वारा इन्वेस्टमेंट करना किसी भी संपत्ति में, तो इसमें केवल संपत्ति का क्रय विक्रय ही शामिल होता है। कोई भी आपने संपत्ति खरीदी है या बेची है उसको शामिल करना है। बस आपको वैसे तो इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी संपत्ति खरीदी बेची है उनको लिखें। जैसे स्थायी संपत्ति यानी अमूर्त मतलब गुडविल को शामिल करते हुए अमूर्त जितनी भी संपत्तियां हैं उनको अगर आपने खरीदा है या शोध और विकास पर आपने पूंजीगत खर्चा किया है या स्वयं द्वारा निर्मित कोई स्थायी संपत्ति आपने भुगतान करके खरीदी है, मतलब स्थायी संपत्ति अगर आपने कोई खरीदी है, कोई भी संपत्ति हो तो वो इसमें आएगी। और कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो वो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। स्थायी संपत्ति आपने अगर बेची है तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो। अन्य संस्थाओं के अंश, अगर आपने किसी संस्था ने अंश जारी किए हैं वो तो इसी में आएगा भी। अन्य संस्थाओं के अगर आपने कोई अंश ऋण पत्र खरीदे हैं तो इसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट मानते हैं भी। और अन्य संस्थाओं के अंश ऋण पत्र आपने विक्रय या निस्तारण किए हैं तो वो भी इसी में शामिल होगा, क्योंकि अन्य संस्थाओं के अंश खरीदना या डिवेंचर खरीदना एक एज ए इन्वेस्टमेंट होता है वो। तो ये ध्यान में रखना है कि अन्य संस्थाओं के अगर आपने कोई अंश ऋण पत्र खरीदे हो या बेचे हो तो इसी में शामिल होगा। इन अंशों पर आपको क्या मिलेगा, आपने अन्य संस्थाओं के अंश खरीदे हैं तो इनके बदले आपको क्या प्राप्त होगा, लाभांश। क्या प्राप्त होगा, लाभांश। आपने अन्य संस्थाओं के ऋण पत्र खरीदे, आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज। तो ये भी इसी में शामिल होगा। तो कोई भी संपत्ति खरीदना, संपत्ति बेचना, अन्य संस्थाओं के अंशों का क्रय विक्रय, अंश और ऋण पत्र का क्रय और विक्रय, खरीदा और बेचा, ये बातें ध्यान में रखना भी। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। तीसरे पक्षकार को दिए गए ऋण और अग्रिम, आपने किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को कोई ऋण या अग्रिम दिया है, लोन दिया है, लेकिन अगर ये वित्तीय कंपनी है तब तो ऋण देना किस में आता है, परिचालन में आता है भी। लेकिन अगर ये वित्तीय कंपनी नहीं है तब ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि हम ब्याज पर किसी को पैसे दे रहे हैं, ऐसे मानना होगा। फिर तीसरे पक्षकार से ऋण और अग्रिम प्राप्त किया है, पुनः दिया और पुनः वापस प्राप्त कर लिया, तब किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में। अगर ये वित्तीय कंपनी हो तब इसमें नहीं आएगा, फिर किस में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। फिर अगर ये ध्यान रखना है भी, अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को ऋण और अग्रिम दिए हैं या प्राप्त किए हैं तो वो किस में आता है, इन्वेस्टिंग में। लेकिन अगर वित्तीय कंपनी हो तब वो आता है ऑपरेटिंग में, ये ध्यान रखना। दुर्घटना में संपत्ति के लिए आपने बीमा करवा रखा है और दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से जो रोकड़ प्राप्त हो रही है, ब्याज और लाभांश प्राप्त, क्यों, क्योंकि हमने अंशों और ऋण पत्रों में क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए वो इसी में आएगा। अगर वित्तीय कंपनी है तो परिचालन क्रिया मानी जाएगी, क्या ये, तो ये इसी की बात होगी, वित्तीय संस्था में परिचालन क्रियाओं से रोकड़। फिर भावी अनुबंध और वायदा जो भी हो वो भी किसी में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होगा, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इसका फॉर्मेट होगा, किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमारी जो नई एक्टिविटी है तीसरी, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। तो इसमें क्या आएगा, अभी फाइनेंस में, यानी फाइनेंस से संबंधित, जैसे अंशों और ऋण पत्रों को कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो इश्यू ऑफ कोई शेयर है, डिवेंचर है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है या रीपेमेंट किया है लॉन्ग टर्म लोन का, या पेमेंट ऑफ रिडम्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का आपने शोधन किया है, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, क्योंकि कंपनी ने अंश जारी किए तो लाभांश का भुगतान करेगी, डिवेंचर जारी किए हैं तो ऋण का भुगतान, इनका ब्याज का भुगतान करेगी। तो ये किस में आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में। किस में आएगा भी, फाइनेंस एक्टिविटी में। तो ये भी देख सकते हैं, जैसे वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, एक संस्था की वित्त पूर्ति क्रियाओं में स्वामित्व पूंजी व ऋण पूंजी के आकार और मिश्रण में होने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे अंशों का निर्गमन और शोधन, पूर्वाधिकार अंश, क्यों शोधन पूर्वाधिकार का होता है भी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उधार से रोकड़ प्राप्त, जैसे डिवेंचर है या भुगतान,
समतांशों का निर्गमन और पुनः वापसी यानी बाई बैक ऑफ शेयर इसी में आएगा। अधिमान समतांशों को लाभांश का भुगतान किया है। ऋण पत्र या दीर्घकाल ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया है। बैंक अधिविकस या नगद साख यानी कैश क्रेडिट में कोई परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो। और उसके बाद प्रारंभिक जो व्यय है यानी अंश और ऋण पत्रों को खरीदने पर जो आपने खर्चा किया है, अगर नगद भुगतान है तो वो भी किसी में आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में शामिल होगा। तो इसका हमने फॉर्मेट देख लिया। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि अभी इसके बाद कुछ मदें हैं जो विशिष्ट मदें हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि भी कुछ विशेष व्यवहार हैं, जैसे ब्याज और लाभांश। हमने पढ़ा है कि अगर वित्तीय कंपनी है तो प्राप्त ब्याज या फिर भुगतान, अगर ब्याज आप प्राप्त करें चाहे भुगतान करें, और लाभांश क्या करें, प्राप्त, तब तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर अन्य कंपनी है तो ब्याज और लाभांश प्राप्त किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपने भुगतान किया इन दोनों का, ब्याज और लाभांश का, तब आपकी कौन सी होगी, वो वित्त पूर्ति मतलब फाइनेंस एक्टिविटी होगी। विदेशी मुद्रा रोकड़ प्रवाह, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन होता है अभी विदेशी मुद्रा में, तो उनमें उनकी जो दरें होती हैं उनके परिवर्तन से कोई लाभ आनी हो तो वो रोकड़ प्रवाह नहीं माना जाता। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है भी असाधारण मदें, जैसे डूबत ऋण की वसूली है, बीमा कंपनी से दावे हैं, लॉटरी है, वैधानिक वाद में जीत है, भूकंप से हानि है, आपदा प्रबंध बाढ़, तो ये अलग से दिखाए जाते हैं अभी। फिर है गैर रोकड़ी लेने, नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब नॉन कैश, जिनके बदले कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता तो उनको कैश फ्लो में शामिल नहीं किया जाता। जैसे अंश ऋण पत्र निर्गमन के द्वारा कोई संपत्ति खरीदी है, या आपने अंश या डिवेंचर जारी किए, बदले में आपने कोई संपत्ति खरीदी है, ख्याति का अभिलेखन हुआ है, या कोई ह्रास हो गया, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन किया है, बॉन्ड्स अंश जारी किए हैं, रोकड़ प्रवाह व्यय में शामिल नहीं होता है, क्योंकि इनसे कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता है। आयकर, अगर आपने आयकर जो है टैक्स परिचालन लाभों पर चुकाया है तब तो परिचालन क्रिया में आएगा, लाभांश पर चुकाया है तो वित्तीय क्रिया में आएगा, और अगर पूंजी लाभ पर कर स्थिर संपत्ति की बिक्री पर चुकाया है तो वो निवेश क्रिया में आएगा। क्यों पूंजी पर चुकाया ना, तो वो निवेश क्रिया, संपत्ति वगैरह पर चुका रहे तो निवेश क्रिया में। उसके बाद जो बात करें इसमें, अगर आपको कोई जैसे संपत्ति खाता बनाना हो, भी कोई संपत्ति अज्ञात हो तो कैसे बनाएंगे, संपत्ति का शेष कौन सा होता है, डी आर, जैसे सबसे पहले टू बैलेंस शीट डी ओपनिंग शेष, ये क्लोजिंग बाई बैलेंस शीट डी, कितने में बेची है बाई कैश, जो डेप लगाया वो डेप्रिसिएशन, बेचने से हानि हुई तो बाई P&L, लाभ हुआ है तो टू P&L, और जितने की खरीदी है वो टू कैश में आएगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो किस प्रकार बनाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो प्रोविजन का ओपनिंग है बाई बैलेंस शीट डी, ये क्या होगा क्लोजिंग, ये जो संपत्ति आपने बेची उस पर कितना डेप लगाया, टू फिक्स एसेट्स, और इनका जो डिफरेंस होगा वो बाई P&L जो पूरे वर्ष का डेप होगा, वार्षिक ह्रास फॉर दी ईयर होगा ये कंप्लीट। तो ये तो बात होगी पूरी हमारी जो एक्टिविटी है उनके बारे में। अब बात करते हैं कुछ अन्य जो इसमें पॉइंट हैं, कुछ डिफरेंस वगैरह रह गए, अंतर वगैरह कौन से हैं अभी, जैसे ये डिफरेंस है अभी इनमें, अंतर है कि शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ में क्या डिफरेंस है। जैसे अर्थ है कि शुद्ध लाभ तो लेखांकन वर्ष का लाभ है जिसमें परिचालन और गैर परिचालन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें केवल परिचालन क्रियाएं शामिल की जाती है। गैर परिचालन मद जैसे गैर रोकड़ी मद जैसे ह्रास है, शुद्ध लाभ में तो शामिल होता है लेकिन इसमें शामिल नहीं होता है। गैर परिचालन मद इसमें शामिल है शुद्ध लाभ में, लेकिन परिचालन क्रियाओं से रोकड़ में शामिल नहीं है। गणना शुद्ध लाभ की तो अर्जित आधार पर उपार्जित जिसे कहते हैं, और इसकी रोकड़ आधार पर। कार्यशील पूंजी का परिवर्तन इसमें आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है। अब अंतर है रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह में अंतर। जैसे कोष, इसमें तो प्रत्येक संबंध रोकड़ से होता है क्योंकि रोकड़ प्रवाह है, और कोष का संबंध होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी से, मतलब CA माइनस CL से। फिर विश्लेषण, इसमें तो रोकड़ की जांच होगी, इसमें कार्यशील पूंजी की। निर्माण, चालू संपत्ति में कमी वृद्धि रोकड़ को छोड़कर शामिल होता है। चालू दायित्व में भी कमी वृद्धि बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर होता है भी, लेकिन इसमें भी कार्यशील पूंजी, चालू संपत्ति में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि, कार्यशील पूंजी में क्या होगी कमी, चालू दायित्व में वृद्धि, चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी, तो WC में क्या होगी वृद्धि। यानी चालू संपत्ति में कमी हो रही है, दायित्व में वृद्धि, तो कार्यशील पूंजी में कमी होगी। चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में क्या हो रही है कमी, तो WC में क्या होगी वृद्धि। तो आपको ऐसे याद रखना है कि चालू संपत्ति में क्या हो रही है कमी, तो WC में कमी, चालू दायित्व में संपत्ति में क्या हो रही है वृद्धि, तो WC में वृद्धि, ऐसे याद रखना है। लेन देन का प्रभाव रोकड़ या इसमें क्या होगा कार्यशील में। उपयोगिता, रोकड़ प्रभाव तो अल्पकालीन का होता है, ये दीर्घकाल का होता है।
रोकड़ के प्रारंभिक शेष व अंतिम शेष अंत में दिखाए जाते हैं, और इसमें रोकड़ के प्रारंभिक अंतिम शेष तालिका में वो जो बनाते हैं ना फॉरवर्ड वर्किंग कैपिटल, उसमें दिखाए जाते हैं। इसका प्रकाशन इन लेखा मानक 3 में इसका कोई लेखा मानक नहीं है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण और आय विवरण, तो इसका उद्देश्य रोकड़ का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना, कैश इनफ्लो कितना बार, आउटफ्लो, इसका लाभार्जन देखना, लाभ देखना, क्योंकि P&L अकाउंट है ये। प्रकृति रोकड़ में परिवर्तन को देखता है और ये शुद्ध लाभ हानि को देखता है। क्षेत्र कैश फ्लो का तो सीमित है और लाभ हानि का विस्तृत है, क्योंकि इसमें केवल नगद दिखाते हैं, इसमें सभी दिखाते हैं नगद और उधार, इसलिए विस्तृत है। लेखांकन रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, उपार्जन मतलब बकाया को भी शामिल होगा। मूल्यांकन रोकड़ के साधनों की या लाभदायिता की जांच संभव नहीं है, इसमें विनियोजन की लाभदायिता और उसकी लागत से तुलना कर जांच की जा सकती है। उसके बाद एक अंतर और है, ये ग्रे और जॉनसन का रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट। जैसे रोकड़ में हुए, किसकी बात है, इसकी बात है, रोकड़ में हुए भूतकाल परिवर्तन का वर्णन होता है किसमें, रोकड़ प्रवाह। लेकिन बजट क्या होता है, हमेशा भविष्य का होता है, भविष्य में जो परिवर्तन होगा। इसकी अवधि 1 वर्ष होती है और बजट जो है वो 2 माह, 3 माह, साप्ताहिक, 6 माह, किसी के हिसाब से हो सकता है। किसी भी विशेष स्रोत का उपयोग पर बल देता है कौन, रोकड़। लेकिन रोकड़ बजट जो है वो मौसमी या अस्थायी रोकड़ आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्तीय पैटर्न पर बल देता है। रोकड़ भूतकालीन विश्लेषण किया जाता है, इन भूतकाल में जो घट चुका है उसकी जांच होगी, लेकिन इसमें भविष्य में जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसकी ज्ञात करने की तकनीक है। तो ये हो गया इसका अंतर। तो उसके बाद अंत में है इनकी का उद्देश्य और उपयोग। वित्तीय नीतियों के नियोजन समन्वय में सहायक होता है, नियंत्रण में सहायक है कौन, रोकड़ प्रवाह। आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक है, रोकड़ परिवर्तन का ज्ञान कराता है, ये जो भी चेंजिंग होगा। अल्पकालीन वित्तीय निर्णय में सहायक है, क्योंकि अल्पकाल का होता है, ये विश्लेषण का अच्छा उपकरण है। दोष क्या है, भ्रामक तुलना मानी जा सकती है। प्रबंध नीतियों में परिवर्तन से प्रभावित है और अपूर्ण स्थापन माना जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।